नमस्कार। जय जगत मित्रों, आज अपनी चर्चा का विषय है एनीमा, अपक्वाहार और गाय का दूध। आजकल एक गुजरात में क्रेज चल रहा है कि यहाँ घर घर में लोग डॉक्टर तैयार कर दिए जाते हैं और वो डॉक्टर बन करके अपने घर में पेशेंट को एडमिट करते हैं और इलाज करते हैं। इलाज का तरीका ये है कि वो लगातार उनको कच्चा खाना खिलाते हैं, फल या सब्जियां कच्चा खिलाते हैं और लगातार उनको एनीमा दिन में 1 बार या 2 बार देते हैं। मित्रों, बिना किसी पद्धति को गहराई में जाने हुए चिकित्सा विषय के साथ कभी भी किसी रोगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु हैं डॉक्टर ब्रिजभूषण गोयल, नेचुरोपैथ है, दिल्ली में रहते हैं और देश विदेश में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। 40 साल से वो अपक्वाहार ही खा रहे हैं, उन्होंने पका खाना नहीं खाया और उनकी इम्यूनिटी, उनकी क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है। आज वो 80 साल के होने को हैं, लेकिन लगातार निरंतर काम और निरंतर कॉन्फ्रेंस में जाना, निरंतर जो है सभी तरह के काम करना। मित्रों, ये जो पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा की, इसमें एक सही चिकित्सक ही डिसीजन ले पाता है कि किस तरह का प्लान बनाना है, किस तरह की चिकित्सा देनी है, किस तरह का आहार देना है और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लोगों को दिए जाए। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग चिकित्सा भी शामिल होती है और योग चिकित्सा का एक बहुत बड़ा पार्ट षटकर्म भी होता है। और यदि घर घर में बनने वाले ये चिकित्सक सिर्फ एनीमा और अपक्वाहार दे रहे हैं तो उसमें किस तरह से नुकसान होता है, इसको आपको जानना चाहिए। एनीमा लगातार लेने से आंतों की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कारण ये है कि आंतों को लगातार एनीमा देने से जो नेचुरल तरीके से एक आंत के अंदर मल को साफ करने की इम्यूनिटी बननी चाहिए, वो एनीमा के कारण नहीं बन पाती है। इसीलिए एक सही चिकित्सक जब एनीमा का ट्रीटमेंट देता है, इसका प्लान बनाता है, तो वो 2 दिन या 3 दिन छोड़ करके इसका प्लान दूसरी चिकित्सा के साथ में शामिल करके देता है। यदि आपने ऐसी चिकित्सा ली है या आपके जानकारी में कोई ऐसी चिकित्सा ले रहा, तो निश्चित ही है कि अगर उसने 15 दिन 20 दिन लगातार एनीमा ले लिया तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाने वाला है। दूसरी बात ये होती है कि डेली गर्म पानी का एनीमा भी आंतों को कमज़ोर करने लगता है। एनीमा बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन एनीमा में इतने उल्टे सीधे मैं प्रयोग देख रहा हूँ और वो एक तरह से कहा जाए, कुछ लोग तो बिल्कुल गंवार जैसे होते हैं कि जिनको समझाना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको समझाऊंगा तो ये उल्टा बहुत बड़ी हमसे बहस करेंगे, समझने वाले नहीं। एक व्यक्ति को वो गुरु मान करके उसके पीछे चलना, अनुसरण करना ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे, उम्र के हिसाब से, रोग के हिसाब से एक कॉमन ट्रीटमेंट का निर्धारण कर देना किसी किसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। 22-23 फीट लंबी आंत में जब एनीमा किया जाता है तो वो सिर्फ नीचे से 2-3 फीट जाकर के ही असर करता है, पूरी आंत में नहीं जाता। पूरी आंत की सफाई के लिए योग में संग प्रक्षालन क्रिया है और प्राकृतिक चिकित्सक मैं हूँ तो एक उसमें आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया जाता है, जिसमें आयुर्वेद की वो औषधियाँ जो प्राकृतिक तरीके से उपयोग की जा सकती हैं। तो इसमें कुछ औषधियाँ हैं जिनका पंचांग, जिनके फल का रस या जिनकी पत्तियों का रस शरीर में शोधन का काम बहुत ही अच्छा करते हैं और मैं इसका प्रयोग करवाता हूँ।
लेकिन निर्धारण करना पड़ता है कि मेरे पास कौन सा पेशेंट आया है, किस आयु का है, तो किसको संघ प्रक्षालन करवाना चाहिए, किसको एनीमा करवाना चाहिए और किसको औषधियों का द्रव्य देना चाहिए। और यदि मैं सबको एनीमा देने लग जाऊं, डेली एनीमा देने लग जाऊं, तो आज जो मैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता हूं वो कभी ना कर पाऊं। तो मित्रों, एनिमा लेने से पहले या इस प्रकार का ट्रीटमेंट किसी का भी हो रहा है तो आप बिल्कुल सोच समझ लीजिए, सावधान हो जाइए कि एनिमा एक अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन डेली उसको नहीं लेना चाहिए किसी भी रूप में। किसी किसी के लिए 3 दिन में आवश्यक है, किसी किसी के लिए 5 दिन में आवश्यक है एनिमा। षटकर्म के अंतर्गत की जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी जो है डेली नहीं करनी चाहिए। कपालभाति हो गई, कुंजल हो गया, संघ प्रक्षालन हो गया। शोधन की क्रिया कुछ ऐसी हैं जो डेली करने से जो वहाँ की भित्ति है, अंगों से संबंधित भित्ति है, दीवार है, उसको नुकसान पहुंचा देती है। मेरे पास 3-4 दिन पहले एक बहन आई थी और उन्होंने ये बात बोला कि वो लगातार अपक्वाहार उन्होंने फॉलो किया, फल और सब्जियां खाया और उसके बाद लगातार उनको एनीमा करवाया गया और घर जाते समय एनीमा का डिब्बा दे दिया गया और घर में जा कर के एनीमा कर रही थी। बोली, मानस भाई कि आज मैं अनाज खाती हूँ, कोई भारी कुछ खा लेती हूँ या थोड़ा बहुत एलोपैथिक की दवा की एक गोली भी खा ली है तो उनका पेट में बहुत ही असहनीय दर्द होता है। मतलब कि उनकी शरीर के अंदर वस्तुओं को पचाने की क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं। एलोपैथी दवा का विरोध करना ठीक है, लेकिन सारी दवाएं विरोध करने योग्य नहीं है। समय समय पर व्यक्ति को किसी न किसी दवा का प्रयोग करना पड़ सकता है। दूसरी बात हो गई अनाज के बारे में। अब ऐसे ही लोग प्रचार करते हैं कि जो अन्न है वो मनुष्यों के लिए नहीं है। ये किसने कहा? उनके गुरु ने कहा, जो है इस पद्धति में 20 साल पहले या 25 साल पहले आए। उनकी बातों को भूल जाते हैं जो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों में, वेदों में, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अनाज के बारे में सबने बहुत ही अच्छी उपयोगिता बताई है। अनाज बिल्कुल खाना चाहिए, अनाज को खाने का तरीका होना चाहिए। अनाज को जब भी खाइए उसका फाइबर नष्ट ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके जो रेशे हैं वो नष्ट नहीं होगा तो अनाज आपके लिए पूरा फायदेमंद है, पहली बात है। दूसरी बात है, कुछ लोग गेहूं के बारे में भ्रांति पैदा करते हैं कि गेहूं यहाँ का अनाज नहीं है, भारत का अनाज नहीं है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। गेहूं का जवारा आप देखिए, सबसे बहुमूल्य उपयोगी औषधि है। अंकुरित गेहूं सभी अंकुरित में सर्वश्रेष्ठ अंकुरित है। और गेहूं के बारे में वेदों में गविस के नाम से शब्द आया है, गोधूमि के नाम से शब्द आया है। गेहूं अपनी संस्कृति में पुराना अनाज है, पुराने टाइम से कृषि में किया जाने वाला ये अन्न है और ये वेदों में भी जिक्र में आया हुआ है। तो ऐसी भ्रांति गेहूं के बारे में, अनाज के बारे में नहीं फैलाए। और यदि सभी सब्जी खाने लग जाएं और सभी फल खाने लग जाएं तो ये बताइए कि कितना फल और सब्जी का उत्पादन लोग कर सकते हैं? क्योंकि फल और सब्जी को पचाने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए लोगों को भूख बार बार लगेगी। अनाज को पचने में ज़्यादा समय लगता है और जो हार्ड वर्क करते हैं उनके शरीर में अनाज जाना जरूरी होता है। आप फल और सब्जियां उनको बताइए कि जो बिल्कुल काम ही नहीं करते, एसी में बैठे हुए हैं, ऑफिस वर्क में, लेकिन जो मजदूरी करता है, जो किसान है या जो बॉर्डर पे लड़ने वाला सैनिक है, यदि आप बताओगे कि आप सिर्फ फल और सब्जियां खाओ क्योंकि अनाज सिर्फ चिड़ियों के लिए होता है, तो वो बंदूक नहीं उठा पाएगा। भ्रांति को न फैलाइए। शाकाहार में जितने भी तरह के आहार होते हैं सब मनुष्यों के योग्य हैं। वेद में, आयुर्वेद में सबके बारे में लिखा हुआ है। उन महान ऋषियों से बड़े ये आज के वो लोग नहीं हो सकते जो ये भ्रांतियों को फैला करके लोगों के अंदर जो है डर पैदा करके लोगों को का जीवन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात आ गई कि एक भ्रांति नहीं फैल रही है कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध जो है गाय के बछड़ों के लिए होता है।
गाय या भैंस या दूध देने वाला कोई जानवर होता है, उसके जो बच्चे होते हैं महीने से 2 महीने में वो चारा, अनाज, घास खाने योग्य तैयार होने लगते हैं और दूध छोड़ देते हैं। तो जब गाय का बच्चा 1.5 महीने में दूध को छोड़ देगा तो गाय तो दूध देना छोड़ेगी नहीं। गाय तो दूध देगी, साल 1.5 साल तक वो दूध देती रहती है, मैंने देखा हुआ है। इसमें संतुलन स्थापित करना चाहिए कि गाय के बच्चे को जितना पोषण आवश्यक है एक समझदार व्यक्ति उतना पोषण देता, उसके बाद भी गाय के थन में दूध बचता। अगर गाय के थन का दूध नहीं निकलेगा तो गाय को बीमारी आएगी। बहुत सारी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, जो उनके बच्चों से भी ज़्यादा अतिरिक्त बच जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो पूरा दूध आप गाय के बच्चों को पिलाइए जब तक बच्चे पीते हैं। लेकिन जब ऐसा है तो दूध का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में और वेदों में, शास्त्रों में दूध की उपयोगिता, दूध की महत्ता यदि ऐसे लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। और यदि सब ठीक है, घर पे दूध बनाना अच्छा है, जहाँ पर सही दूध की उपलब्धता नहीं है, जो पैकेट का दूध नहीं पीना चाहते हैं, जिनको दूध के प्रति शंका है कि वो जो दूध खरीद रहे हैं उसमें मिलावट है, वो घर पे दूध, सोयाबीन का दूध, मूंगफली का दूध, नारियल का दूध तैयार कर सकते हैं। बहुत उपयोगी होते हैं ये दूध जो है। लेकिन यदि आपके पास दूध की व्यवस्था देसी होती है, देसी गाय के दूध, देसी गाय का घी अगर यदि आपको मिल रहा है मित्रों, तो ये आपके लिए, आपकी बुद्धि, शरीर, हर तरह के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ना समझ लोग भ्रांति फैलाते हैं और उसी भ्रांति में समझदार लोग फंस करके अपने जीवन का नुकसान करते हैं। तो मित्रों, आज के मेरे विषय का एक ही कारण था कि यदि आप समझदार हो तो भ्रांति में मत फंसिए। आप अनाज खाएंगे तभी आपकी आंतों की क्षमता, पचाने की क्षमता मजबूत होगी। लेकिन अनाज में रेशे ज़रूरी हैं। जैसे अनाज के साथ में, आटे के साथ में आप जौ को मिक्स करिए, आटे के साथ में। आटे छिलके वाले होने चाहिए, एकदम बारीक आटे नहीं होने चाहिए। जो आप दाल खाते हो वो छिलके वाली दाल खाइए। अनाज खाइए। एक उम्र सीमा में आपको अनाज भी आवश्यक है और एक उम्र सीमा में आपको दूध भी आवश्यक है। दूध के ऊपर मैंने प्रयोग किया है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो कमज़ोर होते जाते हैं, देसी गाय का दूध उनको बहुत ही शक्ति देता है, बहुत ही सहायक रहता है उनके लिए। बच्चों के लिए बहुत सारी माएँ हैं, वो बच्चों को 4 साल 5 साल पर्यंत दूध नहीं पिला सकती हैं। और यदि इंसान जानवरों का दूध पीना बंद कर देगा तो जानवरों को कौन पालेगा? जो ये कहते हैं उनसे पूछिए कि क्या वो अपने घर में कोई गाय ऐसी पालते हैं जिसका दूध वो नहीं पीते और इस भाव से पाल रहे हों कि इनको पालना जरूरी है, जिससे बच्चों का संरक्षण हो, गाय का संरक्षण हो। सीधी सी बात है, कोई दूध नहीं पिएगा तो दूध नहीं पालेगा, कोई अनाज नहीं खाएगा तो अनाज की खेती नहीं होगी और इतना सारा सब्जियों और फलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा। एक जो बैलेंस है ऐसे नासमझ लोगों के उपदेशों के कारण बिगड़ जाएगा। आदिकाल से मनुष्य के अंदर सभी तरह का गुण रहा है, सभी कार्य करने का, हर तरह का आहार करने का, हर तरह का व्यवहार करने का मनुष्यों के अंदर गुण रहा हुआ है। थोड़ा इस विज्ञान को समझें, अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। तो मित्रों, आज का ये मेरा विषय था जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। निश्चित ही है कि आपको पसंद आएगा और मैं कभी नहीं कहता कि पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको पसंद आए, अच्छा है, आप सब्सक्राइब करिए
नहीं तो ये यूट्यूब पर रह कर के किसी न किसी को समाज में सही दिशा और मार्गदर्शन देने का काम करेगा। तो मित्रों, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।